नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दृष्टि आईएएस का तीसरे टेस्ट को। इससे पहले हम लोगों ने दृष्टि आईएएस का 2 टेस्ट को बना लिया है और विजन आईएएस के भी टेस्ट को बना लिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं दृष्टि आईएएस के तीसरे टेस्ट को, ठीक है, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो टेस्ट है वो मेनली हिस्ट्री का है। तो आज हम इस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं और यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और दोस्तों, यदि आप यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये जो है हम लोगों ने टेस्ट सीरीज शुरू करा दिया है। तो उससे पे भी अभी दृष्टि आईएएस का टेस्ट चल रहा है, तो आप वहाँ भी टेस्ट को जो है बना सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो देखिए, पहला प्रश्न है, शहरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी शहरी कृषि के संदर्भ में, तो इसमें जो है आपको सही कथन को चुनना है। तो पहला इसमें दिया गया है, इसके तहत कृषि के साथ साथ पशुपालन, जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। तो बिल्कुल शहरी कृषि के तहत जो है वह पशुपालन जो है, जलीय कृषि और मधुमक्खी का भी पालन किया जाता है। यानी पहला कथन हमारा सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं, तो यह नगरीय ऊष्माद्वीप प्रभावों का मुकाबला करने के साथ शहरों के लिए फेफड़ों की भूमिका निभाती है। तो क्या यह सही है? तो दूसरे कथन में हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यह नगरीय ऊष्माद्वीप प्रभावों के प्रबंधन के साथ शहरों के लिए फेफड़ों के रूप में कार्य कर सकने की क्षमता रखने के कारण शहरी पर्यावरण प्रबंधन में यह सहायक होती है। यानी दूसरा कथन हमारा सही है। तीसरे कथन को देखते हैं, तो इससे जैविक कृषि कचरे को डंप करने हेतु अधिक लैंडफिल की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं हम तीसरे कथन को, तो इससे शहर के जैविक कचरे का प्रयोग खाद्य पदार्थों और फूलों के उत्पादन में खाद के रूप में किया जा सकता है, जिसे कचरे के प्रबंधन होने से डंपिंग के लिए लैंडफिल की आवश्यकता कम हो सकती है। अतः तीसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही हैं। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ऋग्वेद के संदर्भ में आपको जो है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला कथन इसमें दिया गया है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल पहला कथन तो सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं, प्रत्येक मंडल को अनुवक, क्या चीज? अनुवक नामक कई वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी दूसरा कथन भी हमारा सही होगा। तीसरे कथन को देखते हैं, राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का आयोजन प्रधानों और राजाओं द्वारा जो है किया जाता था। ठीक है, तो यानी तीसरा कथन भी हमारा क्या होगा? यह सही हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको सही कथन को चुनना है। इसमें से कौन सा सही कथन है? तो पहला दिया गया है, बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। ठीक है, तो क्या यह पहला कथन सही है? तो बिल्कुल पहला कथन जो है वह सही होगा। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त जो है 1820 के दशक में किया गया था। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। खराब मिट्टी और कम ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में समस्या विशेष रूप से गंभीर थी। जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना जो है असंभव हो जाता था। तो इस प्रकार पहला कथन क्या होगा? वह सही हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन दिया गया है कि वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। तो क्या दूसरा कथन सही है? नहीं, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, वर्ष 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और वर्ष 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 1859 में अहमदाबाद दे रहा है, तो यानी दूसरा कथन क्या होगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्रिंकफ्लेशन को बेहतर रूप से वर्णित करता है? अब आपको तो पहले ये मालूम होगा कि श्रिंकफ्लेशन है क्या। तो देखिए, बढ़ती उत्पादन लागत या बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण किसी उत्पाद के आकार में होने वाली कमी को श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन में। तो यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किसी देश की मुद्रा के मूल्य में होने वाली गिरावट है। यानी पहला कथन क्या होगा? पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। दूसरा कथन है, यह घटती मुद्रास्फीति के कारण किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में कमी है।
बिल्कुल दूसरा कथन गलत है। तीसरे कथन को देखते हैं। तीसरा कथन है सी नंबर, या बढ़ती उत्पादन लागत या बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण किसी उत्पाद के आकार में होने वाली कमी है, यानी बिल्कुल सी नंबर हमारा सही होगा। तो चलिए इसी प्रकार हम डी को तो छाड़ सकते हैं कि ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं, यानी 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर में है, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से कौन सा दार्शनिक विषयों से संबंधित है। तो इसमें पहला जो दिया गया है वो दिया गया है अभिधम पिटक, बी में दिया गया है विनय पिटक, और सी में दिया गया है त्रिपिटक, और डी में दिया गया है सूत पिटक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिधम पिटक। चलिए देखते हैं हम इसको। अभिधम पिटक में 7 पुस्तकें हैं जिन्हें उच्च या आगे की शिक्षा कहा जाता है। यह एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण का व्यवस्थीकरण है एवं सन्यासी की विद्वतापूर्ण गतिविधि का प्रतीक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार पहला कथन क्या होगा, वह सही होगा। अगला प्रश्न है, ओलिव रिडले कछुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी ओविल रिडले कछुआ। ठीक है, तो इसके बारे में विचार करना है, इसमें कौन से कथन जो है सही हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है कि ये जो है ओलिव रिडले कछुआ, ये कछुए प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल यह कथन सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं। ये आरीवाड़ा नामक अपने अनोखे सामूहिक घोंसले के लिए जाना जाता है। ठीक है, आरीवाड़ा नामक अपने अनोखे घोंसले समूह में। ठीक है, तो यानी दूसरा कथन भी सही होगा। तीसरा कथन को देखते हैं। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, तीसरा प्रश्न को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि यह है, इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के तहत सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, यहाँ सुभेद्य शब्द यहाँ जोड़ा गया है। तो यानी तीसरा कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए चौथे को देखते हैं। तो चौथा है, ऑपरेशन ओलिविया ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। तो यानी चौथा भी कथन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, यानी 7 नंबर प्रश्न है। देखेंगे, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से आपको पहले जो है सही कथन को चुनना है। तो पहला इसमें दिया गया है, सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल यह लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ किया गया था सहायक संधि। दूसरा है, हैदराबाद का निज़ाम अब सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ था। बिल्कुल दूसरा कथन भी सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रयोग जो है तो पहले कथन को हम इसको देखते हैं। तो इसमें दिया गया है पहला कथन में कि इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा किया जाता है, यानी अर्थ आवर के संदर्भ में। तो क्या पहला कथन सही होगा? तो देखिए, इसे वर्ष 2007 में वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा नेचर और इसके सहयोगियों द्वारा सिडनी में जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रतीकात्मक लाइट आउट, ठीक है ना, प्रकाश के अनावश्यक उपयोग को कम करना कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। अतः कथन 1 क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो इसका आयोजन प्रति वर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को किया जाता है। तो बिल्कुल दूसरा कथन सही हो जाएगा अर्थ आवर के संदर्भ में। तीसरा है, वर्ष 2007 में प्रथम अर्थ आवर का आयोजन सिडनी में हुआ था, जो कि मैंने बता दिया। तो बिल्कुल यह जो है सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2 और 3 सही है। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको कौन से कथन सही नहीं हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारणों का संयोजन है। तो यानी पहला कथन सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं। ऋषभनाथ जो है प्रथम तीर्थकर थे। बिल्कुल दूसरा कथन भी सही है। तीसरे कथन को देखते हैं। जैन धर्म के 4 सिद्धांत हैं। क्या यह सही है? तो तीसरा कथन जो है वह गलत हो जाएगा। जैन धर्म के जो है वह 4 सिद्धांत नहीं थे। ठीक है, जैन धर्म के 5 सिद्धांत थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यानी यहाँ पे 4 सिद्धांत दिया गया था, यानी तीसरा तो हमारा गलत हो जाएगा। तो ये सही उत्तर की बात करेंगे तो 2 और 3 सही होगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। हॉर्नबिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन से कथन सही नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऊपर वाला जो प्रश्न था उसमें क्या था कि कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिया गया था कौन से कथन सही नहीं है, यानी 2 और 3 तो सही हैं। सही जो नहीं है वो है डी, केवल 3 जो है सही नहीं है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 10 नंबर देखेंगे कि हॉर्नबिल के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें से कौन से कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला दिया गया है, उपोष्णकटिबंधीय वनों में हॉर्नबिल कैनोपी वृक्षों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते हैं। तो क्या पहला कथन सही है? बिल्कुल, पहला कथन सही है। चलिए दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन है, भारत के भीतर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हॉर्नबिल प्रजातियों की विविधता उच्चतम है। ठीक है, तो बिल्कुल यानी दूसरा कथन भी हमारा सही होगा। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 सही और ना ही 2 सही है। ध्यान दीजिएगा, जब भी नहीं आए तो इस शब्द को गौर करना है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1856 के एक मुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित, यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सही कथन को चुनना है। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले इसमें दिया गया है, यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी। तो क्या पहला कथन सही है? बिल्कुल, 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में जो है यह पहली लगान बंदोबस्त प्रणाली थी, यानी बिल्कुल ये सही होगा। दूसरा देखते हैं, इसका एक उद्देश्य जो है तालुकदारों द्वारा विस्थापन था। बिल्कुल, इसका उद्देश्य जो है वह तालुकदारों द्वारा विस्थापन ही था, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, यानी 12 नंबर प्रश्न है। देखेंगे, बोमा कैप्चरिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। बोमा कैप्चरिंग तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है बोमा कैप्चरिंग का, वह किया जाता है स्तनधारियों को पकड़ने में। ठीक है, तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यानी 13 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से जो है आपको सही कथन को चुनना है। तो पहला कथन है, हीनयान संप्रदाय बुद्ध की मूल शिक्षा या बड़ों के सिद्धांत में विश्वास करता है, यानी पहला कथन सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं, तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, ठीक है, सतापानी गुफा में आयोजित की गई थी, यानी दूसरा कथन भी हमारा सही होगा। तीसरा कथन देखते हैं, महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी, यानी तीसरा कथन भी सही होगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, यानी 14 नंबर प्रश्न है, देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो इसमें दिया गया है कि सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे आपको क्या करना है? विचार करना है। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है कि पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति की एक जो है माप है। बिल्कुल, सुपर कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति का एक माप क्या है? पेटाफ्लॉप, यानी पहला तो कथन सही होगा। दूसरे कथन को हम देखते हैं, तो दूसरा कथन जो दिया गया है, परम शिवाय आईआईटी में स्थापित आईआईटी बीएचयू में स्थापित पहला सुपर कंप्यूटर है। बिल्कुल, यानी दूसरा कथन में हमारा क्या होगा? दूसरा कथन में हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरे कथन को देखते हैं। तो तीसरा कथन है, वैश्विक स्तर पर अमेरिका में सुपर कंप्यूटरों की संख्या सर्वाधिक है, यानी बिल्कुल तीसरा भी कथन क्या होगा? यानी तीसरा कथन है, वैश्विक स्तर पर अमेरिका में, यहाँ पे गौर कीजिएगा, अमेरिका में सुपर कंप्यूटरों की संख्या सर्वाधिक है। बिल्कुल यह गलत हो जाएगा। यह जो है सुपर कंप्यूटरों की सर्वाधिक, यदि हम संख्या की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो सर्वाधिक संख्या है वह देख लीजिए आप, यह जो है चीन के पास है, ना कि अमेरिका के पास है। तो यह तो गलत हो जाएगा। और चौथे नंबर को देखते हैं, तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, यानी चौथा भी कथन हमारा सही होगा। तो हमारा कथन पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, यानी 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखना है कि कौन से कथन सही है। तो पहला है, 17वीं शताब्दी में मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बन गए थे। तो क्या पहला कथन सही है? देखिए पहला कथन जो है वह गलत हो जाएगा। कैसे? 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है वो बन चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने यानी कि वाणिज्यिक कार्यालय इन्हीं बस्तियों में बनाए और यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इन बस्तियों की किलेबंदी कर दी। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट, ये इलाके जो हैं ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे, यानी पहला कथन तो हमारा गलत होगा। ठीक है, दूसरे कथन को देखते हैं। दूसरा कथन है,
शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। तो क्या यह कथन सही है? तो देखिए शिमला की स्थापना जो है बिल्कुल यह गोरखा युद्ध के समय हुआ था। गोरखा युद्ध हुआ था 1815 और 16 में, 1815 और 16 में, याद रखेंगे, यानी दूसरा कथन हमारा सही होगा। तीसरे कथन को देखते हैं। वर्ष 1864 में वाइसराय जॉन लॉरेंस, कौन? जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया था, यानी तीसरा भी कथन सही है, यानी दूसरा और तीसरा कथन है सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है H2O ट्रिपल OH यानी जल, ये जल के बारे में बात कर रहा है। तो जल पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन से कथन सही है यह पूछा जा रहा है। तो पहला कथन है, इस पहल के तहत स्कूली छात्रों द्वारा प्रस्तुत भारतीय नदियों के संरक्षण पर केंद्रित कहानियों पर आधारित एनिमेटेड फिल्मों का विमोचन किया गया है। ठीक है, यानी पहला कथन सही हो जाएगा। विश्व जल दिवस जो है वह 22 मार्च के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को तथा अन्य भागीदारी ने अपनी पहल H2O ट्रिपल OH यानी ओह भारत के बच्चों के लिए वाटर वाइज प्रोग्राम के तहत 3 एनिमेशन फिल्मों जो है जारी की है। तो पहला कथन तो सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं। इस पहल को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, यानी दूसरा कथन भी सही होगा। तो यानी दोनों कथन हमारा सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन से कथन सही है? तो इनकी पहला कथन है, इनकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई जिसे बाद में अंड कहा गया। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन जो है सही है। स्तूप जो है, जिसका सांस्कृतिक अर्थ क्या होता है टीला, का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है जिसे बाद में अंड कहा गया, यानी पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर मिले शिलालेखों में निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया है। तो बिल्कुल दूसरा कथन भी सही होगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, यानी 18 नंबर प्रश्न है। कवच है, कवच के बारे में। कवच क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में है कि कवच क्या है। तो यह जो है एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है। ठीक, कवच क्या है? एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो 2 ट्रेनों को टक्कर से क्या करती है? बचाती है। तो इसलिए पहला कथन इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 19 नंबर प्रश्न में है कि बॉम्बे में वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसमें सही कथन पूछ रहा है, गलत। हाँ बिल्कुल, यह कथन जो है, कौन से कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। इसमें है, बॉम्बे में वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, नव गॉथिक शैली की विशेषता केवल ऊंची छतें, नुकीले मेहराब और व्यापक अलंकरण है। क्या यह कथन सही है? तो पहला कथन जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन दिया गया है कि विक्टोरिया टर्मिनस नव गॉथिक शैली का उदाहरण है। ठीक, तो क्या यह सही है? तो जो है यह जो है नव गॉथिक शैली को इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य में दोबारा अपनाया गया था। ठीक, तो यह वही समय था जब बम्बई में सरकार बुनियाद ढांचे का निर्माण कर रही थी, उसके लिए यह शैली चुनी गई थी। तो इसलिए दूसरा कथन जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे कथन को देखते हैं। तो तीसरा कथन है, हाइब्रिड इंडो सार्सेनिक वास्तुकला शैली वह है जिसमें 19वीं शताब्दी में विकसित भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला के तत्वों को शामिल किया गया था। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा? तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। देखिए कैसे। 20वीं सदी के शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह के शैलियों के तत्व थे। इस शैली को इंडो सार्सेनिक शैली का नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए यह कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। देखते हैं कौन सा उत्तर होगा। 1 और 2 यानी ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 20 नंबर हमारा प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ओल चिकी निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी लिपि है? ठीक है, ओल चिकी जो है किसकी लिपि है? तो ओल चिकी जो है वह संथालियों की लिपि है, याद रखेंगे। ओल चिकी संथालियों की लिपि है, यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 21 नंबर प्रश्न है। प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें दिया गया है कि गोत्र प्रणाली विवाहों में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए थी। क्या यह कथन सही है? तो पहला कथन जो है, अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था।
ठीक है। तो गोत्र प्रणाली के नियमों के द्वारा इसे सुनिश्चित किया गया है। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। अतः पहला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन कहता है कि धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे। ठीक है। तो क्या यह कथन सही है? तो देखिए, हालांकि समाज के कुछ वर्ग जो ब्राह्मणवादी मानदंडों के खिलाफ थे ने इन नियमों की अपेक्षा की थी। ठीक है। तो यानी यह जो है सभी धर्मों के बाध्यकारी था, तो यह तो गलत हो जाएगा। ब्राह्मण लोग जो थे वो क्या किए थे, ब्राह्मणवादी समाज, इसको बहिष्कार किया था। यानी दूसरा कथन भी क्या होगा, गलत था। तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही था नहीं दो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न को देख लेंगे कि इंडिया प्लास्टिक पैक्ट यानी IPP इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें दिया गया है कि IPP को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो है यह गलत हो जाएगा। ठीक है। देखिए कैसे, मैं बताता हूं कि इंडिया प्लास्टिक पैक्ट एक महत्वाकांक्षी सहयोगी पहल है जो व्यवसायों, सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को अपनी मूल्य श्रृंखला में प्लास्टिक को कम करने, पुनः उपयोग करने और पुनः चक्रण करने के लिए एक साथ ला रही है। ठीक है। तो देखेंगे कि इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के सहयोग से लॉन्च किया गया है। यानी इसमें IPP दे दिया गया है, तो यह पहला कथन तो गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन क्या है कि भारत प्लास्टिक समझौता करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। भारत जो है वो प्लास्टिक समझौते को विकसित करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए केवल एक, क्योंकि इसमें गलत कथन पूछ रहा था तो केवल एक गलत है। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है। कौन सी घटना जो है, कौन से आरोही कालानुक्रम क्या है, आरोही कालानुक्रम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है बारदोली में किसान सत्याग्रह। तो बारदोली में जो किसान सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? तो याद होगा आपको 1928 ईस्वी में हुआ था, 1928 ईस्वी में। चलिए दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा है कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा। ठीक है। तो कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल का इस्तीफा जो है कब दिया गया था? यह 1939 में दिया गया था। कब? 1939 में। ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। इसमें दिया गया गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता तो 1931 में हुआ था, यानी 31 इसको लिख देते हैं। और ये जो है चौथा जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था वो कब हुआ था? तो यह भी 1931 में ही हुआ था, लेकिन सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद ही जो है महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो यानी यह तो गांधी इरविन के बाद हुआ था। तो सबसे पहले यदि हम करेंगे तो इसमें आरोही कालानुक्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। तो इसका सही उत्तर के लिए हम बात करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन। उसके बाद दूसरा क्या होगा? तो दूसरा हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। ठीक है। तीसरा हो जाएगा हमारा क्या? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और चौथा में हो जाएगा कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा, यानी ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी 24 नंबर प्रश्न है, देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इसमें से कौन से कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम। पहला दिया गया है हाल ही में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में किया गया था। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन जो है सही है। चलिए दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन दिया गया है गांधी जी वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा करने हेतु डरबन नटाल पहुंचे थे। तो क्या दूसरा कथन सही है? तो दूसरा कथन जो है वह भी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए तीसरे कथन को देखते हैं। तीसरा कथन जो है वह है टॉलस्टॉय फार्म को सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है, लेकिन फिनिक्स फार्म में सत्याग्रह को संघर्ष के हथियार के रूप में ढाला गया था। तो क्या यह कथन सही है? तो तीसरा कथन जो है वह गलत हो जाएगा। देखिए कैसे कि फिनिक्स फार्म को सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है। फिनिक्स फार्म को, ना कि टॉलस्टॉय फार्म को। तो फिनिक्स फार्म को जो है सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के दूसरे शिविर टॉलस्टॉय फार्म में सत्याग्रह को संघर्ष के हथियार के रूप में ढाला गया था। यानी तीसरा कथन हमारा गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन बी। 25 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, मध्य एशिया से आए शकों को मलेच्छ कहा जाता था। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन जो है, मध्य एशिया जो आए शक थे उनको मलेच्छ कहा जाता था। दूसरा है, संस्कृति ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया था। तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरे कथन भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेत्रा यानी नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जर्वेशन ट्रैकिंग एंड एनालिसिस परियोजना के बारे में सही है? ठीक है। तो इसका यदि हम कथन को देखेंगे तो इसका कथन में दिया गया है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि नेत्रा जो है वह क्या है, यह अंतरिक्ष में एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है अंतरिक्ष में एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है नेत्रा, याद रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको इसमें कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है। तो इसमें जो है लखनऊ समझौता, कौन से कथन सही हैं, सॉरी कौन से जो है सुमेलित सही हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला दिया गया है कि लखनऊ समझौता 1915, क्या यह कथन सही है? तो देखिए लखनऊ समझौता जो हुआ था वो दिसंबर 1916 में हुआ था, याद रखेंगे 1916 में, ना कि 15 में हुआ था। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, बिल्कुल ढाका में हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में, यह भी सही है, यानी 2 और 3 सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 और 3 सही है। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा मेडागास्कर द्वीप के सबसे निकट है? यानी मेडागास्कर द्वीप के सबसे निकट की बात कर रहा है। तो सबसे निकट मेडागास्कर का कौन हो जाएगा? इसमें कोमोरोस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोमोरोस हो जाएगा। कोमोरोस और मेडागास्कर के बीच की दूरी मात्र 782 किलोमीटर है, याद रखेंगे 782 किलोमीटर है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा कोमोरोस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किन महाजन पदों का उल्लेख किया गया है? बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित में से कौन से महाजन पदों का जो है उल्लेख किया गया है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। चलिए हम सही उत्तर को चयन करते हैं। तो जो है बौद्ध और जैन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, कुरु का भी किया गया है, मल का भी किया गया है, चेदी का भी किया गया है, शूरसेन का भी किया गया है, अवंती का भी किया गया और काशी का भी किया गया, यानी छेवों को किया गया, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी यानी 6 को। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहला दिया गया है कि तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम सतनार द्वारा रचित था। तो क्या यह कथन सही है? तो पहला कथन जो है वह गलत हो जाएगा। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम जो था की रचना इंगोलो नामक कवि ने किया था। कौन? इलांगो नामक कवि ने किया था, याद रखेंगे। तो यह पहला कथन तो हमारा गलत होगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन है कि पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित देवताओं के बारे में ही वर्णन है। तो क्या दूसरा कथन सही है? तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, पुराण का शाब्दिक अर्थ जो है वह प्राचीन होता है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है, जिसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। तो इस प्रकार दूसरा कथन भी गलत होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न को जो है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला है हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के अंतर्गत कोई मिसाइल या आयुध कम से कम 5 मैक की गति से उड़ान भरने के साथ गैर गतिशील यानी गैर गतिशील होते हैं। तो क्या यह कथन सही है? तो देखिए पहला कथन गलत हो जाएगा। कैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के अंतर्गत कोई मिसाइल या आयुध कम से कम 5 मैक अर्थात ध्वनि की गति से 5 गुना की गति से उड़ान भरते हैं, यानी पहला कथन क्या है वह गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन है कि दूसरा कथन देखते हैं कि इसमें दिया गया है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ठोस ईंधन चलित उच्च गति वाले इंजन द्वारा संचालित होती है, जो इसे इसके लक्ष्य तक पहुंचने के बाद गति प्रदान करता है। तो क्या दूसरा कथन सही है? तो दूसरा कथन भी देखेंगे तो यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद हाइड्रोजन यानी तरल ईंधन चलित वायवीय उच्च गति इंजन का
स्क्रैमजेट द्वारा संचालित होता है, यानी दूसरा कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही और ना ही दो सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है। देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को। संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है कि तोल्कापियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है। बिल्कुल, पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन है इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी। बिल्कुल, यह भी कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अशोक के शिलालेख अब निम्नलिखित में से किस भाषा या लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें जो है सही उत्तर को आपको चयन करना है। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है कि अशोक के शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा या लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे। तो आपको मालूम होगा कि जो अशोक का शिलालेख था वह ब्राह्मणी लिपि और भाषा में जो है उत्कीर्ण किया गया था। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 4 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यानी 34 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें भी जो है आपको सही उत्तर को चुनना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बामियान बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला इसमें दिया गया है मेष ऐनाक नाम का पुरातात्विक स्थल लैपिस लाजुली में समृद्ध है। तो क्या पहला कथन सही है? तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, पहला कथन गलत है। देखिए, बामियान बुद्ध के पुरातात्विक स्थल मेष ऐनाक में अफगानिस्तान का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है, अतः पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन देखते हैं, बामियान से संबंधित बुद्ध की सभी प्रतिमाओं की मुद्रा समान है। तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन जो है, दूसरा कथन भी हमारा क्या होगा? दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तीसरे कथन को देखते हैं। तो यह मूर्तियां गुप्त ससैन्य एवं हेलेनिस्टिक कलात्मक शैलियों के संगम की प्रमुख उदाहरण थी। तो तीसरा कथन क्या होगा? तीसरा कथन हमारा सही होगा। बिल्कुल, यह जो है हेलेनिस्टिक कलात्मक शैलियों का संगम था। तो इसलिए इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 3, यानी ऑप्शन बी। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें सही हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला दिया गया है कि लिथोग्राफ और मुद्रित खंड पांडुलिपियों के उदाहरण हैं। तो क्या यह कथन सही है? तो पहला कथन जो है वह गलत हो जाएगा। लिथोग्राफ और मुद्रित पुस्तकें पांडुलिपियां नहीं होते हैं। पांडुलिपियां सैकड़ों विभिन्न भाषाओं में लिपियों में मिलती है। तो इसलिए पहला कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है आहत सिक्के आमतौर पर गोलाकार होते थे। तो क्या यह कथन सही है? तो यह भी कथन जो है वह गलत है। आहत सिक्के जो है यह आमतौर पर आयताकार या कभी कभी चौकोर या गोल आकार के होते थे। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन भी हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही और ना ही 2 सही है। अगला प्रश्न है सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला दिया गया है सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार्य संहिता को अस्वीकार नहीं किया था। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन गलत हो जाएगा। उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, ना कि स्वीकार किया था। चलिए दूसरे कथन को देखते हैं। इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए थे। बिल्कुल यह दूसरा कथन क्या होगा? दूसरा कथन जो है हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या होगा? दूसरा कथन सही होगा। तीसरे कथन को देखते हैं। तो 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सभी सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ही बस गए थे। तो क्या यह कथन सही है? तो तीसरा कथन जो है वह गलत हो जाएगा। देखिए कैसे बताते हैं। तीसरा कथन जो गलत है, 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन जो है मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? तीसरा कथन गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम चौथे कथन को। तो सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या धर्मशालाओं में किया था। तो यह कथन सही होगा, यानी दूसरा और चौथा सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यानी 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर जो है आपको सही कथन को चुनना है। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो वर्ष 1921 का मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। तो बिल्कुल पहला कथन सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया था। तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन जो है वह गलत हो जाएगा। इसे किसान विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया था, ना कि धार्मिक विद्रोह के रूप में। दूसरा तो गलत होगा। तीसरा को देखते हैं। मोपला मुख्य रूप से दक्षिण केरल में रहते थे। तो क्या यह सही होगा? तो यह कथन भी गलत हो जाएगा। मोपला जो थे मुख्य रूप से
मुख्य रूप से जो थे ये मालाबार तट पर रहते थे। ठीक है, तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, यानी 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन से कथन जो है सही नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, कौन से कथन इसमें सही नहीं है। तो पहला दिया गया है कि मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो क्या यह कथन सही है? तो यह कथन गलत हो जाएगा। मुगल दरबार के इतिहास को फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो पहला तो गलत होगा। दूसरा है मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी। क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन जो है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें गलत कौन है ये पूछ रहा था। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उत्तरी काले चमकदार पात्र यानी NBPW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला है NBPW कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। बिल्कुल, यह पहला कथन तो सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन है कि NBPW चरण प्रथम शहरीकरण से संबंधित है। तो क्या यह कथन सही है? तो यह जो कथन है वह गलत हो जाएगा। देखिए कैसे कि NBPW चरण द्वितीय शहरीकरण से संबंधित है, ना कि प्रथम से। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है NBPW संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप में लौह प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के काल से संबंधित हैं, यानी तीसरा कथन हमारा सही होगा। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, थेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है, वह कहाँ का है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी केरल का। थेयम जो है एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला कहाँ का है? उत्तरी केरल का। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो पहला कथन है, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए। बिल्कुल, पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के वेतन को इक्ता के बजाय नगद में दिया था, यानी दूसरा कथन भी सही होगा। तीसरा कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-कोही नामक एक नया विभाग स्थापित किया था, यानी तीसरा कथन भी क्या है? सही हो जाएगा। चौथे कथन को देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के के स्थान पर चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, सही। इसका क्या कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था चांदी के सिक्के के स्थान पर एक तांबे का सिक्का, यानी जिसको जीतल बोलता था, चलाया और आदेश दिया कि इसके मूल को टंका के बराबर स्वीकार किया जाना चाहिए। तो यानी चौथा तो हमारा गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी ऑप्शन डी। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पुस्तक दिया गया है और एक तरफ जो है वह क्या दिया गया है? लेखक दिए गए हैं। तो इसमें जो है कौन से कथन जो है सही हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला दिया गया है किताबुल हिंद जो है वह इब्न बतूता दिया गया है। तो क्या यह सही है? तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि किताबुल हिंद जो है वह किसका पुस्तक है? अल-बरूनी का पुस्तक है। ठीक है, चलिए दूसरा है रिहला जो है यह दिया है अल-बरूनी। तो रिहला अल-बरूनी का पुस्तक है? नहीं, रिहला जो है इब्न बतूता का पुस्तक है। ठीक है, तो रिहला इब्न बतूता का है और किताबुल हिंद जो है अल-बरूनी का है, यानी दूसरा तो भी तो हमारा गलत हो जाएगा, पहला भी गलत था। तीसरे को देखते हैं, अकबरनामा अबुल फजल। बिल्कुल, अकबरनामा का लेखक है अबुल फजल और बादशाहनामा के लेखक हैं अब्दुल अहमद लाहौरी, यानी यह भी सही है। तो इसमें से 2 युग्म जो है सही है, यानी केवल 2 युग्म सुमेलित है, यानी ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, यानी 43 नंबर प्रश्न है, पाल दादबाब नरसंहार 1922 निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। ठीक है, यह 1922 ईस्वी में हुआ था। पाल ददबाब हत्याकांड 7 मार्च 1922 कब? 7 मार्च 1922 को गुजरात के साबरकांठा जिले के पाल चितरिया और ददबाब गांव में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका कथन सही हो जाएगा और गुजरात। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो पहला कथन इसमें दिया गया है कि किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे। तो पहला कथन क्या है? गलत हो जाएगा। देखिए कैसे कि पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर ही निर्भर था। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं। तो दूसरा कथन है कि 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित था।
तो क्या यह कथन सही है? तो यानी दूसरा कथन भी हमारा क्या होगा? तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। देखिए कैसे कि अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 भागों में लिखा, जिसका शीर्षक अकबरनामा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ दिया है 5 भागों में किया, तो गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। चलिए 45 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन से कथन जो है गलत हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला है, हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित था। तो क्या यह कथन सही है? तो यह जो है बिल्कुल यह कथन सही है। यहाँ पे आपको गलत प्रश्न पूछ रहा है, तो यह कथन सही है। दूसरा है, महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। बिल्कुल महानवमी जो है वह हम्पी में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तीसरा है, विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम ने करवाया था। तो क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे यह कथन गलत होगा, ये आप देख सकते हैं कि यह जो है, यह मंदिर जो है भगवान विष्णु के अवतार भगवान विट्ठल को समर्पित है। ठीक है, तो इसे जो है शुरू में बंद या घिरा हुआ मंडप था और बाद में इसका कृष्णदेवराय द्वारा एक खुला मंडप में जोड़ा गया। तो इसलिए यह जो है राजा देवराय यहाँ गलत होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 जो है क्या है वह गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक यानी RFID, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए पहले देखते हैं। यह एक प्रकार का वायरलेस ट्रैकिंग प्रणाली है जिसमें टैग और रीडर शामिल होते हैं। बिल्कुल पहला कथन हमारा सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं कि सक्रिय RFIDs को रीडर द्वारा संचालित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करके सक्रिय किया जाता है। तो क्या दूसरा कथन सही है? तो दूसरा कथन जो है वह गलत है। ठीक है, सक्रिय FRIDs द्वारा अपने स्वयं के शक्ति स्रोत जैसे बैटरी का उपयोग किया जाता है। सक्रिय टैग बीकन की तरह प्रत्येक कुछ सेकेंड में जानकारी भेज सकते हैं और रीडर के निकटता में होने से यह सक्रिय हो जाते हैं। दूसरी ओर निष्क्रिय RFID को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को उपयोग करके रीडर के माध्यम से सक्रिय किया जाता है। इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे कथन को देखते हैं। तो निष्क्रिय टैग की तुलना में सक्रिय टैग की रीड रेंज जो है लगभग 300 फीट अधिक होती है। तो बिल्कुल तीसरा कथन भी सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी अगला प्रश्न है हमारा वह 47 नंबर प्रश्न है। तो मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें जो है कौन से कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहला दिया गया है कि कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो है यह गलत हो जाएगा। कैसे? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी बाएं हाथ की तलहथी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। यानी पहला तो कथन हमारा गलत है। दूसरा कथन है तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था। बिल्कुल तस्लीम का तात्पर्य जो था वो समर्पण से था। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है यानी 48 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो पहला है सिंटज एक मुद्रित सूती वस्त्र है। बिल्कुल। दूसरा जो है बंदाना गर्दन या सिर के लिए किसी भी चमकीले रंग वाले तथा मुद्रित स्कार्फ को संदर्भित करता है, यानी दूसरा भी कथन सही है। तीसरे कथन को देखते हैं। तो वर्ष 1854 में भारत में पहली कपास मिल बम्बई में कतई मिल के रूप में स्थापित की गई थी, यानी तीसरा भी कथन सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है नया खोजा गया जीवाश्म सिलिप्सी मोपोडी बाइडेनी संबंधित हैं, वह किससे संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोलस्का से। किससे संबंधित है? वो मोलस्का से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 50 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो है, पहला कथन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन क्या होगा? सही हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। संविधान सभा का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन भी हमारा सही है। तीसरा कथन है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 5 विषयों को संवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो क्या यह कथन सही है? तो तीसरा कथन जो है, तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा।
देखिए कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, जैसे शिक्षा, वन, बाट और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा और न्याय का प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। तो इसलिए तीसरा कथन क्या होगा? तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग 1 से 50 तक के प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं और 50 से 100 तक के प्रश्न जो है वो हम लोग दूसरे वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको इसमें से 50 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।